Morning children, today we will study about verb, that is voice. So this topic will let us know about the voice. You might have heard the two words, especially the active voice and the passive voice. So here we are going to study about the same today. Now what is a voice? Now voice is the property of verb that tells us whether the subject in a sentence is actively performing the action or passively receiving the action. सो वॉइस जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने है, जैसे कि दिया गया है रीटा बेक्स द बर्थडे केक। अब ये एक्टिव, हमने देखा कि रीटा क्या कर रही है, यानी कि वो जो सब्जेक्ट जो है वो खुद वो काम कर रही है कि रीटा क्या कर रही है, वो केक को बेक कर रही है, यानी कि जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहा है एक्शन में, यानी कि काम जो हो रहा है वो उसके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन वहीं पैसिव की बात करें, द बर्थडे केक इज बेक्ड बाय रीटा, यहाँ पर बर्थडे केक जो है वो रीता के द्वारा ही बनाया गया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली उसके ऊपर वो एक्शन नहीं डाल रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वहाँ पर हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और उसी को पैसिवली इस तरीके से लिखा जाता है। अब दोनों के अंदर हम और डिटेल में देखते हैं। नाउ बोथ द सेंटेंसेस अबव कन्वे द सेम मीनिंग दो दे लुक डिफरेंट। अब ये बात तो सही है कि दोनों मीनिंग सेम बता रहे हैं, लेकिन उनका जो देखने में वो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन मीनिंग दोनों का ही सेम है। पहले सेंटेंस की बात करते हैं। पहले सेंटेंस के अंदर रीटा जो है वो एक वर्ब है। क्या है रीटा? एक वर्ब है। सो रीटा इज द वर्ब इन द फर्स्ट सेंटेंस, सब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस, एंड द वर्ब बेक्स इज इन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। बेक्स, अब देखिए बेक, बेक जो फॉर्म है उसके साथ एस लगा हुआ है, वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, तो बेक्स यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में। तो यानी कि हमने देखा कि रीटा जो है वो सब्जेक्ट है और बेक्स जो है वो एक वर्ब है। As the action is directly done by Rita, Rita is the active subject in this sentence. अब इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि जो केक बनाया जा रहा है वो रीटा के द्वारा डायरेक्टली बनाया जा रहा है, तो वी कैन से शी इज द डायरेक्टली एक्टिव पार्टिसिपेंट, तो वो उसको हम एक्टिव सब्जेक्ट कह सकते हैं। द वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट द बर्थडे केक, और हम ये भी देख रहे हैं कि बर्थडे केक जो एक है ऑब्जेक्ट भी है इस सेंटेंस के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसके अंदर जो अलग अलग पार्ट्स में करके हमने देखा, इसको तो देखा कि रीटा एक सब्जेक्ट मिला, हमें बेक्स जो है वो एक वर्ब मिला, और इसमें हमें ऑब्जेक्ट भी मिला, दैट इज़ द बर्थडे केक। ये जो पूरा आप देख रहे हो द बर्थडे केक, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट देन वर्ब एंड द रिमेनिंग पार्ट इज ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मिला। द फर्स्ट सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस बिकॉज द एक्शन इज डायरेक्टली डन बाय द एक्टिव सब्जेक्ट। अब यहाँ पर इसको एक्टिव वॉइस में इसलिए रखा गया क्योंकि जो एक्शन है वो डायरेक्टली सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए इसको हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं। लेकिन दूसरे सेंटेंस की बात करें, द सब्जेक्ट इज द बर्थडे केक। अब दूसरे सेंटेंस को आप देखोगे तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमें बर्थडे केक देखने को मिल रहा है। सब्जेक्ट क्या है वहाँ पर? बर्थडे केक, क्योंकि सेंटेंस शुरू है द बर्थडे केक से शुरू हो रहा है, तो सब्जेक्ट है द बर्थडे केक। द वर्ब बेक्ड इज इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखिए पहले वाले में बेक्स लिखा था हमने, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म थी उसकी, लेकिन यहाँ पर आ गया बेक्ड, यानी कि बेक बेक्ड बेक्ड, तो सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, तो इट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बट द बर्थडे केक कैन नॉट परफॉर्म द एक्ट ऑफ बेकिंग सिंस इट इज़ एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी कि बर्थडे केक सब्जेक्ट है, तो बर्थडे केक क्या खुद बेकिंग का काम कर सकता है? बेकिंग इज एन एक्शन, यानी कि वर्ब है बेकिंग यहाँ पर, तो क्या बर्थडे केक बेक कर सकता है? वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, यानी कि बर्थडे केक जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है। बर्थडे केक लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है, इस कारण से वो बेकिंग का काम नहीं कर सकता है। इट इज़ एक्चुअली द रिसीवर ऑफ द एक्शन बेक। तो यहाँ पर जो बर्थडे केक जो है उसको हम रिसीवर मानेंगे बेक का। देयरफॉर इट इज़ द पैसिव सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो इस कारण से ये पैसिव सब्जेक्ट माना गया है इस सेंटेंस का। द डूअर ऑफ द एक्शन ऑफ दिस सेंटेंस इज रीटा। यहाँ पर करने वाला कौन है? रीता है, लेकिन वो पीछे, यानी कि कुल मिला के आप यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस के अंदर आप देखने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सेंटेंस है, पहले वाले सेंटेंस के अंदर जो वर्ब था, सॉरी जो ये हमारा सब्जेक्ट है वो पहले आया है, और सब्जेक्ट ने क्या किया है? ऑब्जेक्ट, यानी कि बर्थडे केक बेक किया है। लेकिन यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि बर्थडे केक जो है उसको हमने सब्जेक्ट की जगह ले लिया और ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने रीटा को डाल दिया। तो ऐसे केसेस के अंदर हम समझ सकते हैं कि हमारा जो
वॉइस है एक्टिव और पैसिव, तो जो जहाँ पर डायरेक्टली सब्जेक्ट पार्टिसिपेट करता है काम करने में उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जहाँ पर नहीं करता है वो डायरेक्टली उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। सो अ सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट इज पैसिव एंड रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस। तो हम कह सकते हैं सेंटेंस इन विच, एक सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो पैसिव हो, यानी कि सब्जेक्ट पीछे चला जाए, और एंड इट ऑल्सो रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस, और वो जो एक्शन है उसको रिसीव भी करे वर्ब के, उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर ये सेंटेंसेज हैं दोनों के अंदर आप अच्छे से भेद समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक्टिव है और यहाँ पर पैसिव है। यहाँ पर जान लिया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। अब पैसिव वॉइस जो है उसमें स्ट्रक्चर किस प्रकार का रहता है सेंटेंस का वो देखेंगे। द वर्ब इन द पैसिव वॉइस फॉर सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट टेंसेज कंप्राइजेज फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। तो जब हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो वर्ब जो है उसके साथ बी लगता है। क्या लगता है? बी की फॉर्म लगती है, यानी कि इज एम आर। एंड द पास्ट पार्टिसिपल और द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, इसमें पास्ट पार्टिसिपल लगता है या फिर थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट, राइट जो है वो इज रिटन हो जाएगा पैसिव में। राइट क्या हो जाएगा? इज रिटन हो जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे इज रिटन कैसे हो जाएगा, क्योंकि बी जो है, बी का एक फॉर्म है हमारा इज, तो बी का हमने फॉर्म लिया इज, और राइट जो था राइट का रिटन हो गया, यानी कि थर्ड फॉर्म चल गया। राइट रोट रिटन होता है तो ये थर्ड फॉर्म में चला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं। बी यानी कि इज एम आर फॉर्म जो रहती है वो लगेगी और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी। आगे चलिए देखें, वॉइस इज एक्सप्रेस थ्रू वर्ब्स। वॉइस जो है उसको वर्ब्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन रेदर देन द डूअर इज टू बी एम्फेसाइज्ड, यानी कि पैसिव वॉइस का तब यूज किया जाता है जब एक्शन जो है वो डूअर के अलावा, यानी कि करने वाला जो उसके द्वारा, उसके ऊपर हम उसका बोध करवाते हैं कि भी इस बंदे ने ये काम किया है, ना कि डायरेक्टली हम शो करते हैं। देन चेंजिंग द वॉइस रिक्वायर्स चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर सेंटेंस। जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलेगा, ये कंपलसरी होता है। सेम ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ वर्ब फॉर्म चेंज कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पूरा सेंटेंस बदलेगा, उसके बाद सब क्लियर होगा। अ सेंटेंस चेंजेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं एक दूसरे, इंटरचेंज यानी कि वो उसकी जगह चला जाएगा और वो उसकी जगह चला जाएगा, तभी हम कह सकते हैं कि वॉइस जो है कंप्लीटली चेंज हुआ है। तो जैसे कि हमने रीटा वाले फर्स्ट सेंटेंस के अंदर एग्जांपल देखा था कि रीटा जो थी वो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में जाते जाते रीटा जो थी वो ऑब्जेक्ट की जगह चली गई थी, और द बर्थडे केक जो था, जो कि सब्जेक्ट पहले सेंटेंस के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर वो ऑब्जेक्ट में था, वो फिर पैसिव वॉइस के अंदर वो सब्जेक्ट बन गया था। तो इस प्रकार से इंटरचेंज हो जाएगी इन दोनों की पोजिशन। यूजुअली द प्रीपोजिशन बाय is added before the doer of an action in a passive construction। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब भी किसी भी एक्टिव वॉइस से हम एक्टिव सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसके अंदर डूअर करने वाले से पहले बाय प्रीपोजिशन लगती है। जैसे कि हमने देखा था पीछे, द बर्थडे केक इज बेक्ड बाय रीटा, तो बाय लग गया है रीटा से पहले, तो डूअर यानी कि सब्जेक्ट से पहले बाय लगता है। तो ये थी कुछ जानकारी हमारी एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त, कैसे हम पैसिव का स्ट्रक्चर रखेंगे, और उसके बारे में कुछ और हमने डिटेल यहाँ पर जानी। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ नेक्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउंस इन पैसिव कंस्ट्रक्शन। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनकी फॉर्म बदल जाती है, उनके अंदर बदलाव आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्टिव वॉइस के अंदर आई जो लिखा गया है, एक्टिव वॉइस में आई जो है वो पैसिव वॉइस में जाके मी हो जाएगा, तो आई से मी बन जाएगा। कब? जब हम पैसिव वॉइस में चले जाएंगे तब, ये आपको ध्यान रखना है। वी का क्या हो जाएगा? वी का पैसिव वॉइस में अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस के अंदर दे दिया गया है तो पैसिव वॉइस में वो देम हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अग्रीमेंट के बारे में। द फॉर्म ऑफ द बी वर्ब यूज्ड टू फॉर्म द पैसिव कंस्ट्रक्शन मस्ट अग्री विद द पैसिव सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो हम बी वर्ब की जो फॉर्म्स यूज करते हैं, इज एम आर जो है, वो परफेक्टली पैसिव सब्जेक्ट के साथ अग्री करनी चाहिए, उसके साथ मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेढंगा सेंटेंस बनना चाहिए, यानी कि इट शुड बी परफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए एक्टिव वॉइस में है ये, ही टेक्स हिज डॉग्स
फॉर अ वॉक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही टेक्स हिज डॉग्स फॉर अ वॉक। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास ही, ठीक है, और इसी का जब हम पैसिव करते हैं तो ही टेक्स हिज डॉग्स फॉर अ वॉक। ही जो है कौन लेके जाता है वॉक पर, वो खुद ही लेकर जाता है, तो हम क्या करेंगे, ही का हिज हो जाएगा। तो हिज डॉग्स आर टेकन फॉर अ वॉक बाय हिम। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा टेबल के अंदर कि ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो ही का हिम होगा। अगर यहाँ पर शी होता तो यहाँ पर हर हो जाता शी की जगह पर, तो ही का हिम हो जाएगा। यहाँ पर हिज कैसे आया, क्योंकि हम बात करें ही की, वो व्यक्ति जो है ही टेक्स हिज डॉग्स फॉर अ वॉक, वो खुद अपने डॉग्स को वॉक पर लेके जाता है, तो इसलिए वहाँ पर ही है, इसीलिए हमने सेंटेंस को हिज से शुरू किया। अगर शी होता तो हर से शुरू करते, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से हमने एक्टिव से पैसिव बना दिया। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस दिया गया, एवरीवन टेल्स मी अबाउट दिस। एवरीवन टेल्स मी अबाउट दिस, यहाँ पर मी देख रहे हो आप, मी मतलब मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यस। तो आई एम टोल्ड अबाउट दिस बाय एवरीवन, एवरीवन का एवरीवन ही रहेगा, आई एम टोल्ड। अब मी का क्या होगा, आई, तो आई के साथ आई एम लगता है, आई टोल्ड तो होगा नहीं ना, आई एम टोल्ड अबाउट दिस बाय एवरीवन। नाउ सेंटेंस 2 and 4 गिवन अबव आर द पैसिव फॉर्म्स। तो ये दोनों जो है ये पैसिव फॉर्म्स है जो हमने देखे। नाउ सिंस द पैसिव सब्जेक्ट इज प्लूरल इन सेंटेंस 2, सेकंड सेंटेंस के अंदर आप देखो कि जो सब्जेक्ट है पैसिव में वो डॉग्स यानी कि प्लूरल है। द फॉर्म ऑफ द बी वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंसेस आर। अब यहाँ पर देखिए आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हिज डॉग्स है यानी कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, इज एम आर, आर लगेगा, इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, आर आएगा। लेकिन फोर्थ सेंटेंस में आप देख रहे हो आई यानी कि सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आएगा, सिंगुलर है, इस कारण से आई के साथ एम लगा दिया हमने, आई एम यानी कि सिंगुलर है इसलिए आई एम आएगा वहां पे। तो ये जो सेंटेंस रहता है उसके अंदर जो वर्ब्स हैं बी की जो फॉर्म लगेगी इज एम आर, या तो इज आएगा, सिंगुलर है तो इज आएगा, आई भी आ सकता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मी देखा तो मी की जगह पर आई आएगा, क्योंकि मी चेंज होता है आई में, जो पिछले टेबल में हमने ऊपर पढ़ा अभी, और आई आएगा तो साथ में एम लगे, तो आई एम टोल्ड अबाउट दिस बाय एवरीवन। अगर प्लूरल हो तो आर लगे। तो इस प्रकार से जो वर्ब है वो सेंटेंस के अंदर जो भी यूज़ किए गए हैं हमने सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। आगे है हमारा टॉपिक टेंस ऑफ द वर्ब। The tense of the active voice remains the same in the passive construction, but the forms of be and have verbs undergo a change. जो टेंस रहता है एक्टिव वॉइस के अंदर वो पैसिव में जाते जाते भी सेम रहता है, लेकिन फॉर्म्स किसकी बदलती हैं, बी की और हैव की। इन द केस ऑफ द सिंपल टेंसेस द ऑक्सिलरी वर्ब बी इज इंट्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। In the case of perfect and progressive, that is continuous tenses, the forms of the auxiliary verb have and क्या है लास्ट में देखना जरा, auxiliary verbs have and be undergo changes। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जो टेंस है वो सेम रहता है, लेकिन बी और हैव की जो फॉर्म्स हैं उसके अंदर बदलाव आता है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। Generally, the rule for the passive construction of interrogative sentences remain the same, though necessary changes take place in the structure of the verb. Look at the following example. अब जो रूल्स हैं पैसिव कंस्ट्रक्शन के लिए जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं उसके भी सेम ही रहते हैं, लेकिन जैसे कुछ थोड़ा बहुत बदलाव इसमें भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हमारे पास कुछ सेंटेंसेज, डिड ऋषभ गिव अप द जॉब। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, डिड ऋषभ गिव अप द जॉब, तो यहाँ पर डिड है यानी कि हमें पता लग गया है कि पास्ट में है, डिड है तो पास्ट में यूज़ किया गया है, तो पास्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, वॉज या वर। लेकिन यहाँ पर ऋषभ है, कौन है ये, ऋषभ है, तो सिंगुलर है, इस कारण से हम वॉज लगाएंगे। वॉज द जॉब गिवन अप बाय ऋषभ। अब देखिए गिव जो है, गिव अप गिवन हो जाएगा गिव का, क्योंकि उसका थर्ड फॉर्म लग जाता है, सेकंड या थर्ड फॉर्म हम ले लेते हैं। तो वॉज द जॉब गिवन अप बाय ऋषभ, कैसे हमको पता लगा कि वॉज आएगा वर आएगा, क्योंकि डिड है, डिड पास्ट में यूज़ किया जाता है, तो डिड पास्ट में यूज़ होता है, तो हमें इतना पता लग गया कि वॉज या वर आएगा। अब वॉज या वर में से हम क्या लगाएंगे, दोनों तो नहीं लगा सकते, तो हमने देखा यहाँ पर ऋषभ यानी कि सिंगुलर है, वॉज द जॉब गिवन अप बाय ऋषभ, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने वॉज लगाया। दूसरा है हैव दे बॉट द हाउस,
अब यहाँ पर हमें पता लग गया हैव दे बॉट द हाउस, तो हैव के साथ क्या लगाएंगे हम, हैज़ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हैव दिया गया है एक्टिव में तो वो बदल जाएगा हैज़ में। हैव दे बॉट द हाउस, हैज़ द हाउस बीन बॉट बाय देम, तो यहाँ पर बीन आएगा साथ में, हैज़ बीन, यानी कि हैव का हो जाता है हैज़ बीन, तो हैज़ बीन एग्जैक्टली साथ में नहीं लगाएंगे। तो उसको कैसे हम सेंटेंस में अप्रोप्रिएटली ऐड करेंगे, क्योंकि पहले हम हैव लिखा है तो हैव की जगह पर हैज़ ले लिया। हैज़ द हाउस बीन बॉट बाय देम, जैसे कि दे का देम होता है जो भी मैंने आपको टेबल में बताया था। तो इस प्रकार से आप कुछ सेंटेंसेस कर सकते हैं। अब अगले वीडियो के अंदर हम इसके कुछ रूल्स देखेंगे और कुछ इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे उसी वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।